नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो दिखाती है कि कैसे एक सोशल मीडिया बैन ने सिर्फ कुछ ही दिनों में एक पूरे सरकार को घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है नेपाल की जेनजी की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि सितंबर 2025 में सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से नेपाल की सरकार ही गिर गई? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना? पर चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हम इसे थोड़ा उल्टे तरीके से देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे अंत से। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इन विरोधों का नतीजा कितना बड़ा और कितना चौंकाने वाला था। तो नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी की पूरी संसद भंग कर दी गई। सुशीला कर्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया और 5 मार्च 2026 को नए चुनावों का ऐलान भी हो गया। मतलब सत्ता का पूरा ढांचा ही बदल गया था। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल की वजह आखिर थी क्या? इसकी शुरुआत हुई एक छोटी सी चिंगारी से, एक सोशल मीडिया बैन। सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन और निगरानी नियमों का हवाला देकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब इन सब बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। बस यही वो एक फैसला था जिसने आग में घी डालने का काम किया। और लोगों की जो भावना थी वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। आम जनता और खासकर युवाओं के लिए ये सिर्फ एक टेक्निकल बैन नहीं था। उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज़ दबाने की सीधी सीधी कोशिश है। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो समाज में पहले से ही जमा हो रहा था। चलिए देखते हैं कि नेपाल के युवाओं में इतना गुस्सा पहले से क्यों भरा हुआ था। ये हैं वो असली कारण। सालों से जो युवा पीढ़ी थी वो सरकारी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, नौकरियों की कमी, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से परेशान थी। देश का विकास बहुत धीमा था और उनकी उम्मीदें टूट रही थीं। तो सोशल मीडिया बैन ने बस इस दबे हुए गुस्से को बाहर निकलने का एक मौका दे दिया। और जब हजारों युवा सड़कों पर उतरे तो जो एक शांतिपूर्ण विरोध की तरह शुरू हुआ था वो बहुत जल्द एक हिंसक टकराव में बदल गया। अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो हुआ यूं कि पहले तो छात्र और युवा शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ संसद भवन की तरफ बढ़ी, हालात बिगड़ने लगे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। फिर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, रबर की गोलियों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। और इन झड़पों की एक बहुत दुखद कीमत चुकानी पड़ी। इन विरोध प्रदर्शनों में करीब 72 लोगों की जान चली गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो 19 मौतों की ही पुष्टि हुई थी, लेकिन जैसे जैसे पूरी जानकारी सामने आई, ये आंकड़ा बढ़कर 72 तक पहुंच गया। और इनके अलावा सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। ये दिखाता है कि जमीनी हालात कितने भयावह हो चुके थे। तो इन सभी घटनाओं का, इस पूरे आंदोलन का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इस जन आंदोलन ने नेपाल को आखिरकार कैसे बदल कर रख दिया। बदलाव कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा तुलना करते हैं। विरोध से पहले क्या था? केपी शर्मा ओली की सरकार सत्ता में थी, सोशल मीडिया पर बैन लगा था और संसद चल रही थी। और विरोध के बाद एक अंतरिम सरकार, सोशल मीडिया से बैन हट चुका था और संसद भंग हो चुकी थी, जिसके लिए नए चुनाव होने थे। मतलब ये एक पूरा पॉलिटिकल रीसेट था। नेपाल की ये घटना एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि युवाओं की ये जो ताकत है, ये भविष्य में और क्या-क्या बदल सकती है। ये सवाल सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है।